हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। हाँ, अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने जो मैफ है उसकी सेकंड यूनिट पढ़ी थी, उसमें अपन ने डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। अब अपन जो अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस में सेकंड यूनिट ही डिस्कस करेंगे, उसका एक टॉपिक है डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और अगर आप R2 से कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको R2 से रिलेटेड वीडियोस चैनल पे मिल जाएगी। और हम दूसरे R2 के अलावा जो पेपर में जो टॉपिक्स आते हैं हम वही पढ़ाते हैं, ताकि इजीली अपन सब पास हो सके। ठीक है, तो अब अपने टॉपिक पर चलते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में अपन ने डिमांड के बारे में डिस्कस किया था, उसके टाइप्स वगैरह। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग। तो देखो, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है। Demand forecasting is a systematic process that involves anticipating the demand for the product and service of an organization in future under a set of uncontrollable and competitive process। मतलब क्या होता है डिमांड फोरकास्टिंग का बेसिक मतलब यही होता है कि अपन क्या करते हैं कि अपन अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को फ्यूचर में एनालिसिस करते हैं। अपन कुछ उसमें फैक्टर्स को लगा के अपन ये सोचते हैं कि अपनी डिमांड जो फ्यूचर में क्या हो सकती है इस प्रोडक्ट की डिमांड, उसके अकॉर्डिंग अपन अपने कुछ डिसीजन लेते हैं। देखो, दूसरे अगर वर्ड्स में अपन देखें तो कंडिफ एंड स्टील ने क्या कहा था, तो इन्होंने बोला कि डिमांड फोरकास्टिंग इज ए एस्टिमेट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड बेस्ड ऑन द प्रपोज मार्केटिंग प्लान एंड ए सेट पर्टिकुलर अनकंट्रोलेबल एंड कम्पिटिटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको इन्होंने दूसरे वर्ड में बोल दिया कि अपनी जो किसी टाइम पीरियड में अपन फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी तो उसको अपन एनालिसिस करते हैं या फिर अंज्यूम करते हैं, वही फोरकास्टिंग होती है, डिमांड फोरकास्टिंग। तो देखो, डिमांड फोरकास्टिंग से क्या क्या कर सकते हैं अपन। देखो, डिमांड फोरकास्टिंग अनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक वेरियस बिजनेस डिसीजन। मतलब अगर आपको फ्यूचर में पता चल गया कि फ्यूचर में इसकी डिमांड ये सकती है, तो आप अपने जो बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजन ले सकते हो। जैसे क्या है, देखो, सच एज प्लानिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब अगर आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस है तो उसको अपन इंक्रीज भी कर सकते हैं, है ना, या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं अगर अपन को लगा कि फ्यूचर में इसकी डिमांड कम है ना। परचेजिंग द रॉ मटेरियल, अपन अपने रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। मैनेजियल फंड्स को अपन इंक्रीज करवा सकते हैं। एंड डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मान लो अपन को फ्यूचर का पता चल गया कि अपनी डिमांड कितनी होगी तो उसके अकॉर्डिंग अपना रॉ मटेरियल भी अपन परचेज कर सकते हैं। उसके अपन जो मैन्युफैक्चरिंग जो फंड्स हो गया उनको बढ़ा सकते हैं, मैनेजिंग फंड्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी जो प्राइस है प्रोडक्ट की उसको अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर मान लो अपन को पता है कि फ्यूचर में इसकी डिमांड कम होने वाली है तो अपन क्या करेंगे, अपना अभी से अपन थोड़ा प्राइस भी अपन इसकी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन को पता चल गया, अपन ने फोरकास्ट कर दिया, अपन को फ्यूचर के बारे में पता चल गया, तो अपन उसको उस हिसाब से अपन अपने जो प्रोडक्ट उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन मेट्स कॉल्ड गेस्ट एस्टिमेट और टेकिंग द हेल्प और स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स और मार्केट रिसर्च एजेंसीज। मतलब बहुत सारे अलग अलग जगह पे जैसे कुछ एजेंसीज होती है, कुछ ऐसे टीम्स होती है जो डिमांड फोरकास्टिंग करती है। ठीक है, अब उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब डिमांड फोरकास्टिंग करने की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखो, फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयरिंग द बजट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपन अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा भी सकते हैं। देन उसके बाद टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, हेल्पिंग गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब अगर अपन को सिग्निफिकेंस मतलब कि क्या क्या अपन उसको टेक डिसीजन ले सकते हैं अपने फोरकास्टिंग के बाद में, कि अपन क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं, बजट का प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा एक्सपांड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हैं, इवेल्युएटिंग कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, मतलब अपना बेटर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। गवर्नमेंट से अगर हेल्प ले सकते हैं अपन, है ना, और गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आता है पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कि क्या पर्पज और ऑब्जेक्टिव क्या है डिमांड फोरकास्टिंग का। तो देखो, डिमांड फोरकास्टिंग कंस्टिट्यूट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट टू इन मेकिंग क्रिटिकल डिसीजन बिजनेस डिसीजन। मतलब जो भी अपने कुछ बड़े बड़े डिसीजन होते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो डिमांड फोरकास्टिंग है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव पर्पज ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग आर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। मतलब अपने जो ऑब्जेक्टिव से या फिर अपन से क्या क्या अपन से प्रॉफिट मिलता है अपन को, तो उसको अपन दो टर्म्स कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है,
और इसमें भी अपने पास देखो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है, देखो फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्शन पॉलिसी हो गया, फॉर्मुलेटिंग प्राइस पॉलिसी हो गया, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोलिंग सेल्स हो गया, एग्रीगेटिंग फाइनेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया लॉन्ग टर्म में अपन क्या कर सकते हैं, देखो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, डिसाइडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गया, प्लानिंग लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। ये अपने कुछ हो गया, अपन इसको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, देखो फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्शन पॉलिसी, ठीक है, हेल्प्स इन कवरिंग द गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, इन हेल्प्स टू मैक्सिमाइज यूटिलाइज ऑफ रिसोर्स एज ऑपरेशन आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर अपन ने शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग की, मतलब अगर आपने फोरकास्टिंग की तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में क्या कर सकते हैं अपन कि जो अपनी प्रोडक्शन पॉलिसी है ना, मतलब मान लो कि अपने बीच में जो सप्लाई और डिमांड के बीच में जो गैप आ रहा है ना, उसको अपन कम कर सकते हैं। कि मान लो अगर पास अपने पास डिमांड बढ़ रही तो अपन सप्लाई भी बढ़ा सकें, तो इस गैप को अपन कर सकते हैं और अपने जो रिसोर्सेज है ना उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मुलेटिंग प्राइस पॉलिसी। तो देखो एन ऑर्गेनाइजेशन सेट प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। If an economic enters into the recession phase, the demand for the product falls. In the such as case, the organization sets low price of its product. मतलब बेसिकली क्या होता है कि प्राइस पॉलिसी क्या होता है कि मान लो बेसिकली अपन क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को सेट करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है किसी कंपनी में या फिर किसी में पूरे किसी देश में या फिर किसी कंट्री में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो उससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा। पैसा कम होगा तो अपने प्रोडक्ट की क्या होगी, वो डिमांड कम हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे उस टाइम पे, अगर अपन ने अपने जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को कम कर दिया तो भी अपनी जो लोग हैं वो उसको परचेज करेंगे, तो अपनी जो डिमांड है वो कहीं ना बनी रहेगी। तो उस ये की प्राइस पॉलिसी ये है कि अगर मान लो अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया या फिर आपको लगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो उस टाइम अपनी प्राइस को आप कम कर सकते हैं, कम करके अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को वापस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया कंट्रोलिंग सेल्स। तो देखो हेल्प्स इन सेटिंग सेल्स टारगेट विच एक्ट एज ए बेसिक्स for evaluating sales performance. An organization make demand forecast for different region and fix sales target for each region accordingly. ये बोल रहा है कि जो कंट्रोलिंग सेल्स को भी मतलब जो सेल्स टारगेट है ना उसमें भी हेल्प करता है। इसमें क्या करता है कि जो डिमांड फोरकास्टिंग अपन क्या करते हैं कि स्पेसिफिक जोन के लिए देखते हैं कि इसमें कितनी डिमांड है किसी प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग अपना सेल्स का टारगेट भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया एग्रीगेटिंग फाइनेंस। एग्रीगेटिंग फाइनेंस में क्या होता है, देखो इम्पल्स डेट द फाइनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज आर एस्टिमेट विद द हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। दिस हेल्प्स इन एंश्योरिंग द प्रॉपर इक्विटी विथ इन, है ना, ठीक है। मतलब इसमें ये कि एग्रीगेशन फाइनेंस में क्या होता है कि जो अपना जो डिमांड फोरकास्टिंग है ना वो अपनी एग्रीगेशन फाइनेंस में भी हेल्प करता है, ठीक है। मतलब कि कितना अपन को बजट चाहिए, क्या चाहिए, वो उन सब में हेल्प करता है अपने बात। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो देखो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट आता है अपने पास डिसाइडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब जो अपना शॉर्ट टर्म है वही है कि अपने इसमें भी अपन प्रोडक्शन कैपेसिटी को डिसाइड कर सकते हैं। तो देखो इम्प्लाइज द डेट विद द हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिटरमाइन द साइज ऑफ द प्लांट। मतलब अपन प्लांट के साइज को अपन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। रिक्वायर द प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। द साइज ऑफ द प्लांट शुड कन्फर्म टू द सेल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अपन फोरकास्टिंग करने के बाद, अपन लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करने के बाद अपन को ये पता चल जाएगा ना कि अपनी जो डिमांड है फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रोडक्शन यूनिट है वो है या नहीं है। अगर मान लो अपनी प्रोडक्शन यूनिट की कम है या अपनी कैपेसिटी कम है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़। मतलब इम्प्लाइज द डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प्स टू इन प्लानिंग लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल इफ द फोरकास्ट डिमांड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट इज हाई then may plan to invest in various expansion and development project in the long term। मतलब ये तो तुम टॉपिक सभी समझ में आ ही रहा है कि प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म। मान लो अगर तुमने लॉन्ग टर्म की अगर फोरकास्ट किया है तो अपन क्या कर सकते हो, इसमें अपन लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर सकते हो। अगर तुम्हें फ्यूचर में लग रहा है कि मेरी डिमांड बढ़ रही है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन में अपन क्या कर सकते हैं, वेरियस जो अपनी कंपोनेंट्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो अपनी कैपेसिटी कम है तो अपन अच्छी जो एफिशिएंसी वाली मशीन है उससे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे अपन इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अपन को कहाँ प्रोडक्शन अच्छा कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना। देन उसके बाद आती है डिटरमिनेंट्स फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब ये है कि कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड फोरकास्टिंग को अफेक्ट करते हैं। तो देखो फैक्टर मैं बताऊँ, देखो टाइप्स ऑफ गुड्स फर्स्ट, उसके बाद लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, देन प्राइस ऑफ गुड्स,
ठीक है, फिर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। ठीक है, मतलब ये 5 जो ऐसे फैक्टर्स है जो अपने डिमांड फोरकास्टिंग को इफेक्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ गुड्स। तो देखो इसमें क्या होगा, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिमांड सब्स्टिट्यूट्स एंड लेवल ऑफ कंपटीशन ऑफ अ गुड्स इज नोन ओनली इन केस ऑफ द stabilized good. On the other hand, it is difficult to forecast demand for a new goods. Therefore, the forecasting for difficult types of goods. मतलब इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसके बाद उसके बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट कब ज़्यादा डिमांड में होगा, तो आप क्या कर सकते हो उसके बारे में फ्यूचर में उसकी डिमांड को एनालिसिस कर सकते हो कि यार पहले वाला बिहेवियर अपन इसका देख सकते हैं कि किस टाइम पे इसकी डिमांड बढ़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग अपन फ्यूचर में फोरकास्टिंग कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर आप कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया तो उसकी फोरकास्टिंग कैसे करोगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मान लो अगर अपन ने पहले वाले जो जिस प्रोडक्ट के बारे में अपन को नॉलेज है उसके बारे में तो फोरकास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नया प्रोडक्ट आ गया या फिर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट आ गया, मतलब सब्स्टिट्यूट बताया ना कि सेम प्रोडक्ट होगा बस उसकी प्राइस कम होगी तो अपन उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका सब्स्टिट्यूट आ गया तो उसका बिहेवियर अपन कैसे देखेंगे कि कब उसकी डिमांड बढ़ेगी कम नहीं करेगी। तो ये क्योंकि टाइप्स ऑफ गुड्स पे भी डिपेंड करता है फोरकास्टिंग, ठीक है, उससे भी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, देखो टाइप्स ऑफ गुड्स में क्या होगा, मान लो अगर कोई गुड्स है तो तुमने फ्यूचर फोरकास्टिंग कर दी इसकी डिमांड बढ़ेगी और तभी उसका सब्स्टिट्यूट आ गया तो उसकी डिमांड कम भी तो हो सकती है ना। तो इसलिए क्या होगा, टाइप्स ऑफ गुड्स पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद कंपटीशन लेवल है, इन्हें अब तुम्हें पता है मार्केट में लेवल कंपटीशन लेवल बहुत बड़ा है, तो सब अपनी प्राइस कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी डिमांड फोरकास्टिंग इफेक्ट हो सकती है। देखो इन ए हाईली कॉम्पिटिशन मार्केट डिमांड फॉर प्रोडक्ट आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। Moreover, in the highly competitive market, there is always a risk of a new entrants. अब ये देखो इसमें देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको पता है मार्केट में। तो बेसिकली क्या होगा कि आपने कोई भी प्रोडक्ट है आपने फोरकास्ट कर दिया, मान लो अगर उसी टाइम पे कोई नया कोई दूसरा कोई कॉम्पिटिटर आया, उसने नया उसका सब्स्टिट्यूट निकाल दिया वो भी लो प्राइस पे, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट कर देगा। और दूसरा क्या होता है कि हाईली कॉम्पिटिशन मार्केट है तो आप नई चीज़ भी नहीं ला सकते जल्दी से, नई चीज़ लाओगे तो ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आप उतना अच्छा अपना प्रॉफिट नहीं कर पाओ। तो क्या होगा, कंपटीशन लेवल भी अच्छा है। उसके बाद आगे प्राइस ऑफ गुड्स। तो देखो डिमांड फोरकास्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर हाईली अफेक्टेड बाय द चेंज इन द देयर प्राइसिंग पॉलिसी। मान लो अगर तुमने अभी सोचा फ्यूचर में कि अभी इसकी प्राइस इतनी चल रही है, तुमने फ्यूचर में सोच लिया कि हम इतनी प्राइस करेंगे, उसके हिसाब से तुमने फोरकास्ट कर दिया, लेकिन फिर तुमने प्राइस को चेंज कर दिया तो तुम्हारी फोरकास्टिंग तो ख़राब हो जाएगी ना। तुमने जो फोरकास्ट किया था फ्यूचर के लिए वो भी ख़राब हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो प्राइस ऑफ गोल्ड है वो भी अफेक्ट करता है, ठीक है, अगर मान लो तुमने कम ज़्यादा कर दिया तो। उसके बाद आ गया लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इफ़ इज़ ए रैपिड चेंज इन द टेक्नोलॉजी द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट में बिकम एब्सोल्यूट इन सच ए केस इट इज़ डिफिकल्ट टू फोरकास्टिंग डिमांड फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द फ्यूचर। इससे भी तुम लोग समझ ही गए होंगे कि मान लो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर मैं उससे अपने प्रोडक्ट को बनाऊंगा ना ताकि मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो तुमने जो फ्यूचर के लिए डिमांड का सोचा था या फ्यूचर में तुम किसी अपने एनालिसिस कर रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो डिमांड का, तो वो तो अगर नई टेक्नोलॉजी के आने वजह से वो उससे ख़राब अफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। इकोनॉमिक व्यू पॉइंट में क्या देखो, इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन इकोनॉमी सच एज द ग्लोबलाइजेशन एंड हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड फोरकास्ट ऑफ, ठीक है, मतलब ये बोला कि इकोनॉमिक व्यू पॉइंट में क्या, अगर मान लो आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसमें आपके इन्वेस्टर्स भी बढ़ सकते हैं, तो वहाँ आपकी जो फोरकास्टिंग है डिमांड फोरकास्टिंग वो अफेक्ट हो सकती है। अब इसके बाद है कि स्टेप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, कौन कौन से स्टेप्स है जिससे अपन किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो देखो द डिमांड फोरकास्टिंग द डिमांड फोरकास्टिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज़ कंडक्टेड सिस्टमेटिकली एंड सिग्निफिकेंटली। मतलब अगर आपने कोई डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो, अगर उसको आप सिस्टमेटिकली और सिग्निफिकेंटली करोगे तो वो इफेक्टिव होगी, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ स्टेप्स विच इज आर शोन बिलो। मतलब आप ये स्टेप्स बता दीजिए जिससे आप डिमांड फोरकास्टिंग करोगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो। उसके बाद कर रहे हो कि डिटरमाइन टाइम पीरियड, मतलब आप शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हो, लॉन्ग टाइम के लिए 2 साल के लिए 5 साल के लिए कर रहे हो, उसको भी आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद सेलेक्टिव मेथड और डिमांड फोरकास्टिंग, कि आप कौन सा मेथड यूज़ करके डिमांड फोरकास्टिंग करना चाहते हो, ठीक है। उसके फिर उस मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कलेक्टिंग डाटा करोगे और उससे आप कंक्लूजन निकाल दोगे, एस्टिमेट रिजल्ट निकाल दोगे। ये बेसिक प्रोसेस होता है ना। अब इसके बाद अपन देखेंगे कौन कौन से मेथड है जिससे अपन डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। तो देखो द मेन चैलेंज टू फोरकास्ट डिमांड इज टू सेलेक्ट द इफेक्टिव टेक्निक्स और मेथड। मतलब मेन तो चैलेंज तो ये कि आपको कौन से मेथड से आप इफेक्टिवली करो
उसको सेलेक्ट करना है। द टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग आर डिवाइडेड इनटू सर्वे मेथड एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिकली मेथड। देखो दो तरह के मेथड होते हैं जिससे आप डिमांड फोरकास्टिंग करते हो, पहला सर्वे मेथड, दूसरा स्टैटिकल मेथड। देखो द सर्वे मेथड इज जनरली फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। जो सर्वे मेथड होता है उसको अपन शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। वेयर द जो स्टैटिकल मेथड होता है वो अपन लॉन्ग टर्म जो अपना होता है कि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करनी हो, इसलिए अपन स्टैटिकली मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, दो मेथड होते हैं, सर्वे मेथड और स्टैटिकल मेथड। ठीक है, अब सर्वे मेथड में क्या होता है, देखो सर्वे मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड इन द शॉर्ट टर्म एंड सर्वे मेथड अंडरटेक द थ्री एक्सरसाइज विच आर शोन बिलो। ये बोला कि सर्वे मेथड क्या होता है, बहुत मोस्ट कॉमनली यूज होता है और एक डायरेक्ट मेथड होता है शॉर्ट टर्म अपन जब अपनी फोरकास्टिंग करें तो इसलिए इसमें क्या होता है, तीन तरह की एक्सरसाइज होती है। पहला एक्सपर्ट्स को अपन लाते हैं, उसके बाद मार्केट में एक्सपेरिमेंट करते हैं मेथड का, और फिर डेल्फी मेथड होता है। ठीक है, तीन मेथड होते हैं, एक्सपर्ट्स मेथड, मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड और डेल्फी मेथड। ठीक है, अब एक्सपर्ट ओपिनियन पोल होता है फर्स्ट मेथड। तो इसमें क्या होता है कि तो इसमें क्या होता है, रेफर्स टू द मेथड इन विच एक्सपर्ट आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड देयर ओपिनियन अबाउट द प्रोडक्ट journal in an organization. Sales representative act as expert who has access the demand for the product in different area region और cities में। मतलब इसके बाद क्या करेंगे अपन अपने फर्स्ट मेथड का शॉर्ट टर्म में कि अपन अपने एक्सपर्ट्स जो अपने एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ बताओ, कि हमारे मार्केट को और किसी स्पेसिफिक रीजन को या किसी सिटी को देख के बताओ कि फ्यूचर में इसकी क्या डिमांड फोरकास्टिंग की जाए या फिर फ्यूचर में इसका क्या इफेक्ट होगा इस प्रोडक्ट का। तो हम एक्सपर्ट के थ्रू हमारे शॉर्ट टर्म की जो डिमांड फोरकास्टिंग उसको कर सकते हैं। उसके बाद है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड रेफर्स टू ए ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स एट फ्रॉम द कास्टिंग डिमांड। इन दिस मेथड द क्वेश्चन आर इंडिविजुअली आस्क्ड फ्रॉम ए ग्रुप of experts to obtain their opinion on demand for the product in the future. These questions are repeatedly asked until a common is obtained, then name the experts ask or while exchanging। मतलब इसका मतलब ये देखो डेल्फी मेथड में क्या होता है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ना, अपन क्या करेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और उनका एक ग्रुप में अपन उनसे है ना क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या इस मतलब जो ये प्रोडक्ट है इसकी आप डिमांड फोरकास्टिंग करो, मतलब हमें फ्यूचर में बताओ कि इसकी क्या डिमांड हो सकती है। हम उनसे बार बार क्वेश्चन पूछेंगे और मतलब बार बार क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि अब हम उनसे पर्टिकुलर मतलब कि जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको हम क्वेश्चन पूछेंगे और उनके जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे। पहले वाले मेथड में क्या था कि हम एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट को बुलाएंगे और उसका ओपिनियन लेंगे। सेकंड डेल्फी मेथड में क्या होगा, हम एक्सपर्ट्स का ग्रुप बुलाएंगे और उनसे डिसीजन मेकिंग करेंगे कि क्या आप फ्यूचर में इसकी क्या डिमांड हो सकती है। उसके बाद मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। तो इन दिस मेथड में क्या करेंगे कि द सेम एरिया ऑफ मार्केट आर सेलेक्टेड विद द सिमिलर फीचर्स सच एज द इनकम लेवल हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इवैल्यूएटिंग बैकग्राउंड हो गया, आर टेस्टर कंज्यूमर हो गए, मतलब उनकी क्या प्रेफरेंसेज है। द मार्केट एक्सपेरिमेंट आर कैरियड आउट विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग प्राइस एंड ड्यूरेशन ऑफ द सो रिजल्टेड चेंज इन ड्यू टू द रिकॉर्डेड दिस रिजल्ट इन फोरकास्टिंग डिमांड। मतलब क्या होता है मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या होगा कि अपन एक मार्केट लेंगे जिसमें अपन देखेंगे कि इसकी पॉपुलेशन क्या होगा, उसकी इनकम की लेवल क्या हो गई, इसका जो कल्चर बैकग्राउंड है वो क्या होगा और जो कंज्यूमर का टेस्ट है उसमें क्या होगा, और उसके बारे में अपन क्या करेंगे मार्केट में एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने किसी प्रोडक्ट की प्राइस को कम ज़्यादा करके और उसके बिहेवियर को और उसके रिकॉर्ड को नोट करके उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है इसके, मतलब अपने प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है कितनी नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद आता है स्टैटिकल मेथड। स्टैटिकल मेथड में क्या देखो, स्टैटिकल मेथड आर द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ द मेथड, मतलब एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है फॉर डिमांड फोरकास्टिंग का। दिस मेथड आर यूज टू फोरकास्ट डिमांड इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में करते हैं डिफरेंट स्टैटिकल मेथड होते हैं। देखो पहले होता है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, उसके बाद होता है ब्रोमेट्रिक मेथड, फिर होता है इकोनोमेट्रिक मेथड और अदर स्टैटिकल मेजर हो गया। ठीक है, तो ट्रेंड प्रोडक्शन मेथड प्रोजेक्शन मेथड है ये देखो, है ना। तो इस मेथड में करेंगे दिस मेथड ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिलायबल डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर फोरकास्टिंग डिमांड। इन एडिशन द मेथड अज्यूम डेट द फैक्टर सच एज सेल डिमांड रेस्पॉन्सिबल फॉर पास्ट ट्रेंड वुड बी रिमेन द सेम ऑन द फ्यूचर। अब देखो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड से आप पढ़ सकते हो कि क्या ट्रेंड चल रहा है अपने प्रोडक्ट का। इसमें इस मेथड में क्या होगा, अपन को एक लार्ज डेटा चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में कि जो पास्ट है ना उसमें इसका क्या
मतलब अपने बात क्या मतलब क्या बिहेवियर चल रहा है, क्या मतलब कैसे प्राइस कम ज़्यादा हो रही है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट हो रहा है, मतलब एक लार्ज डाटा चाहिए अपन को। उसके अकॉर्डिंग अपन अपने जो फ्यूचर की जो डिमांड है ना उसको फोरकास्ट करते हैं। उसके बाद होता है बैरोमेट्रिक मेथड। अब बैरोमेट्रिक मेथड कहता है दिस मेथड इज आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट वेरियस इकोनॉमिक indicators such as the saving, investment and income. The technique helps to determine the general trend of business activity. मतलब इसमें क्या होता है, बैरोमेट्रिक मेथड में क्या करते हैं कि अपन प्रेडिक्ट करते हैं वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर के थ्रू। मतलब क्या होता है कि इसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, उसके को यूज़ करके अपन क्या करते हैं, उसको यूज़ करके अपन प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना अपन सेव कर सकते हैं, कितना अपन इन्वेस्टमेंट कर सकें और कितना अपन इनकम को जनरेट कर सकें। और इस टेक्निक से अपन डिटरमाइन करते हैं जनरली जो अपना ट्रेंड होता है ना बिजनेस एक्टिविटीज़ का, उसको। फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि सपोज गवर्नमेंट अलॉट्स लैंड टू द XYZ सोसाइटी फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अपन को लैंड दे दिया XYZ सोसाइटी के लिए और कंस्ट्रक्ट करने बिल्डिंग है। दिस इंडिकेट देयर वुड बी हाई डिमांड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टील्स। मतलब अपन क्या करते हैं इस मेथड में, क्या करते हैं जो अपन जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उनको यूज़ कर सकते अपन देखते हैं कि किस चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है तो अपन उस जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने बताया कि गवर्नमेंट ने मान लो कोई सोसाइटी या कोई लैंड दे दिया सोसाइटी बनाने के लिए, तो अपना जो इंडिकेटर अपन को क्या बताएगी इसमें क्या होगा कि देखो मतलब ईंटों का, मतलब ब्रिक्स का, सीमेंट का, स्टील्स की, इन सब की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद इकोनोमेट्रिक मेथड होगा। इकोनॉमिक मेथड में क्या होगा, देखो इकोनॉमिक मेथड कंबाइन स्टैटिकल टूल्स विद द इकोनॉमिक थ्योरीज फॉर द फोरकास्टिंग। द फोरकास्टिंग मेड बाय द मेथड ओवर वेरी रिलायबल देन एनी अदर मेथड। मतलब इस मेथड में क्या होगा कि अपन स्टैटिकल टूल भी यूज़ करेंगे और जो अपने जो ऑथर्स है, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी थ्योरी को भी रखेंगे। तो मतलब इसमें अपन थ्योरी प्लस जो अपनी स्टैटिकल टूल्स है दोनों को यूज़ करके अपन अपनी जो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग उसको करेंगे। और ये क्या थोड़ा बहुत वेरी रिलायबल मेथड होता है अदर मेथड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हो गया अदर स्टैटिकल मेजर्स में क्या होगा, देखो अपार्ट फ्रॉम द स्टैटिकल मेथड देयर आर other method for demand forecasting. The measure are very specific and used to only production data sets. Therefore, their uses be generalized for the all types of reserved, है ना। इसमें अपन क्या करते हैं, मेजर क्या करते हैं, देखो इंडेक्स नंबर हो गया, टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया और डिसीजन ट्री एनालिसिस हो गया। इन तीनों के थ्रू, मतलब इंडेक्स के थ्रू, है ना, इंडेक्स के थ्रू भी अपन कर सकते हैं अपने डिमांड फोरकास्टिंग को। टाइम सीरीज एनालिसिस के कर सकते हैं कि क्या टाइम के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, और डिसीजन ट्री एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हो गया, अब अपना नया टॉपिक आ गया सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई से क्या मीनिंग है कि देखो बेसिकली मतलब तुम्हें बताता हूँ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि अपन कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको अपन कितना बेच रहे हैं। तो एक तरह से जो अपन कंपनी से जो चीज़ निकल रही है ना वो उसकी सप्लाई हो गई, और लोगों को जितना चाहिए वो उसकी डिमांड हो गई। ठीक है, सप्लाई का मतलब ये हो गया। तो देखो सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ए सेल एट ए स्पेसिफिक प्राइस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब सप्लाई का अगर तुम्हें डेफिनेशन बताएंगे तो क्या होगा कि सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब कितनी क्वांटिटी में जो अपना प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल है सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब एक स्पेसिफिक प्राइस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में कितना अवेलेबल है बेचने के लिए। तो ये सप्लाई हो गई। सप्लाई रेफर टू द विलिंगनेस ऑफ ए सेलर टू सेल द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट विद इन ए पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम। ठीक है, समझ गए कि मतलब कितना मार्केट में कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसको अपन एक स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बेच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिटरमाइंस ऑफ सप्लाई। सप्लाई को कैसे डिटरमाइन करोगे भाई, जैसे डिमांड को अपन ने डिटरमाइन किया था ना वैसे अपन सप्लाई को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो सप्लाई कैन बी इन्फ्लुएंस बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स उससे इन्फ्लुएंस हो सकती है। डेट आर टर्म एज ए डिटरमाइन ऑफ ए सप्लाई। ठीक है, जनरली क्या होगा, द सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द प्राइस, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या होगा कि प्राइस कितनी है और उसकी कॉस्ट कितनी है, उन दोनों पे जनरली डिपेंड करेगी। मतलब प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है और उसकी प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट लग रही है उस पर। इन अ सिमिलर टर्म्स सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। मतलब जो क्या होता है सप्लाई है ना, ये फंक्शन होता है प्राइस का
और कॉस्ट का, सम ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सप्लाई। अब देखो डिमांड में अपन क्या देख रहे थे कि अपन जो कंज्यूमर के तरफ से अपन सोच रहे थे कि अपन जितना परचेज करेंगे वो डिमांड होगा। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन सोचेंगे कि अपना बिजनेस है, मतलब आप एक तरह से आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन की तरह सोचोगे तो आप सप्लाई को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, अब देखो अब क्या आगे सर सप्लाई है ना वो किस किस चीज़ पे अफेक्ट करेगी। देखो प्रोडक्ट आर फॉलोज, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेंगे। देखो तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट की क्या प्राइस है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई चेंज होगी। मतलब अगर डिमांड कम हुई तो अपन को सप्लाई भी तो कम करनी पड़ेगी ना, समझ रहे हो, उस अकॉर्डिंग। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कितना कॉस्ट आ रहा है, फिर नेचुरल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अपन को सप्लाई कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। मान लो अगर गर्मी के टाइम पे अपन ये थोड़ी ना है कि गर्म कपड़े ज़्यादा सप्लाई करेंगे, अपन गर्मी के टाइम पे अपन को ठंडे का मतलब नॉर्मल कपड़े ज़्यादा सप्लाई करने पड़ेंगे, गर्म कपड़ों की सप्लाई अपन को कम करनी पड़ेगी जिससे अपन को लॉस ना हो। उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट कंडीशंस आ गई कि ट्रांसपोर्ट कंडीशन के थ्रू पे भी अपना जो सप्लाई डिपेंड करेगी। मान लो अगर आपकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको उस टाइम आपको अवेलेबल नहीं हो पाई तो आप कैसे सप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद फैक्टर प्राइसेस एंड देयर अवेलेबिलिटी आ गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई कुछ, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स आ गया। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है, मतलब रिलेटिव गुड्स की प्राइस अगर कम हो गई तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई कम करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट्स आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, ये सब क्या हो गया आपके प्राइस रिलेटेड गुड्स आ गया। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, जैसे अपन ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, सेम लॉ ऑफ सप्लाई वैसे ही जब अपन को पढ़ना पड़ेगा। देखो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्रेस ए रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड, मतलब क्या हो गया, रिलेशन होता है सप्लाई एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का। ठीक है, इट स्टेट ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सप्लाई ऑफ इट्स सप्लाई। मतलब क्या होता है इसमें, पहले क्या था कि प्राइस और डिमांड में के बीच में रिलेशन था डिमांड में। सप्लाई में क्या होगा कि सप्लाई और प्रोडक्ट की प्राइस के बीच में एक रिलेशनशिप होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बता सकते हैं कि प्राइस और सप्लाई में क्या डिफरेंस होगा, मतलब क्या रिलेशनशिप होगा। वाइल अदर फैक्टर आर केप्ट कांस्टेंट, वही हो गया पहले डिमांड की तरह। ठीक है, द लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल से अपन उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो सप्लाई कर्व एंड सप्लाई फंक्शंस विच आर द फॉलो। देखो सप्लाई शेड्यूल क्या है, बेसिकली समझना कि प्राइस कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी या कमेगी, वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखो सप्लाई शेड्यूल शोज इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल क्या करता है कि जो अपना लॉ ऑफ सप्लाई है उसको एक टेबुलर फॉर्मेट में अपन को समझाता है। इट रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट quantities of a product that seller is willing to sell the different price level at the production. A supply schedule can be two types which are the follows. Two types की सप्लाई होता है। देखो इंडिविजुअल सप्लाई, पहले अपन इंडिविजुअल देखते हैं। It refers to the supply schedule that represent two different quantities of a product supplied by individual seller at a different। अब देखो इसका ग्राफ बनाओ, देखो तुम इसका ग्राफ देखो तो यहाँ पे नीचे तो क्या देखो क्वांटिटी ले लो तुम। ठीक है, नीचे तुम क्वांटिटी ले लो, ऊपर तुम प्राइस ले लो। ठीक है, अब तुम बोलोगे जब प्राइस 10 है तो उसकी सप्लाई भी 10 हो गई, जब प्राइस 12 है तो उसकी सप्लाई बढ़ा दी। अब क्या हो रहा है इसमें, क्या होगा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो तुम सप्लाई बढ़ोगी। मैंने बोला ना बिजनेसमैन की तरह सोचो, समझ लो कि अगर मान लो तुम बिजनेसमैन की तरह सोचोगे, अगर मान लो तुम्हारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो तुम सप्लाई भी बढ़ाए जाओ। मतलब मार्केट में तुम जितनी सप्लाई बढ़ा दोगे उतना ही तो अच्छा रहेगा ना, कि मान लो अगर जैसे प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी। तुम तो बिजनेसमैन हो, तुम तो सोचोगे प्राइस बढ़ रही है तो मैं सप्लाई भी बढ़ाऊँ, जिससे क्या होगा कि मेरा प्रोडक्ट और ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस कब बढ़ेगी, जब डिमांड है ना वो कम हो जाएगी। मतलब क्या मतलब होगा इसका, मतलब अपन सप्लाई की तरफ सोच रहे हैं ना, तो यही कि अगर मान लो प्राइस बढ़ रही है तो आपको, अगर आप सप्लाई भी बढ़ा रहे हो तो आपको प्रॉफिट है। ठीक है, तो देखो और मार्केट सप्लाई शेड्यूल में देखो, मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या होगा कि आप अलग अलग उसके हिसाब से भी देखोगे। तो रेफर्स टू द सप्लाई शेड्यूल डेट रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए प्रोडक्ट डेट ऑल द सप्लायर्स in a market are willing to supply at different prices पे। It can be draw the aggregation and individual supply schedule of all individual supplies in the market। मतलब आपने बता दिया कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ है, ये आप इतनी इतनी सप्लाई कर रहे हो, है ना, ये तो प्राइस है प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग आप ये सप्लाई कर रहे हो। जिससे जैसे आपकी प्राइस बढ़ रही है
प्रोडक्ट की वजह से आप सप्लाई इंक्रीज करोगे। तो देखो ग्राफ क्या होगा इसका, देखो मैं तुम्हें बेसिक ग्राफ बताऊं कि मान लो अगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी ना तो आप सप्लाई भी इंक्रीज कर रहे हो। इस बार ग्राफ ऐसा होगा, पहले डिमांड में क्या था, डिमांड में ग्राफ आपको उल्टा था, डिमांड में ग्राफ यूँ नीचे जाता हुआ रहा था, सप्लाई में ग्राफ अगर ऊपर जाता हुआ आएगा। समझ गए सप्लाई का ग्राफ कैसे होगा कि अगर मान लो प्राइस बढ़ रही है तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, मतलब डिमांड क्या सॉरी सप्लाई भी बढ़ेगी हमारी। ठीक है, अब सप्लाई कर देखो ये रहा मैंने जो समझाया तुम्हें, ये देखो ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटर जो होता है सप्लाई शेड्यूल को, इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। इज अ ग्राफिकल ऑफ ए प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंट ऑन अ वाई एक्सिस, मतलब प्रोडक्ट है उसको अपन वाई एक्सिस पे बता दिया प्राइस को, किसी प्राइस की प्रोडक्ट की, और एक्सिस पे अपन क्या कर देंगे उसकी कितनी सप्लाई होगी। तो देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है इधर नीचे सप्लाई भी बढ़ रही है, तो देखो ग्राफ कैसा गया, ऊपर जाता हुआ गया ना, प्राइस बढ़ेगी तो अपनी सप्लाई भी बढ़ेगी। अब देखो सप्लाई फंक्शन आता है नेक्स्ट टॉपिक। सप्लाई फंक्शन में क्या देखो, सप्लाई फंक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए लॉ ऑफ ए सप्लाई। इन अदर वर्ड्स द सप्लाई फंक्शन quantifies the relationship between the quantity supplied and price of a product while keeping the other factor at the constant. The law of supply expresses the nature of the relationship between the quantity सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब ये क्या होगा कि कितनी, मतलब एक रिलेशनशिप बताता है सप्लाई लो, समझ लो बेसिकली समझो कि ये क्या करता है, हमारे जो प्राइस होती है ना किसी प्रोडक्ट की उसके बीच में और जो कितनी सप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो देखो ये हो गया अपनी एस एक्स हो गया अपना, एस एक्स इक्वल टू एफ पी एक्स होता है इसका नॉर्मली अगर आप लो देखो तो एस एक्स क्या होता है, देखो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर प्रोडक्ट एक्स, मतलब कितनी सप्लाई है किसी प्रोडक्ट्स की वो डिपेंड करती है उसकी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पे। ठीक है, और एफ क्या हो गया अपना जो फंक्शन है वो हो गया अपना एफ, तो ये हो गया सप्लाई इक्वल टू एफ एक्स, मतलब प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, ये होगी सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिससे अपन ने डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था वैसे आगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो देखो द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी सप्लाइड द प्रोडक्ट। द इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड विद द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। मतलब तुम ऐसे डिमांड और सप्लाई को कंपेरिजन करके पढ़ सकते हो, सेम होगा जैसे वैसे मैंने वैसे बताया था ना वैसे ही है। जैसे देख इसमें देख ये सबको निकालना है, तो देखो कितनी इलास्टिसिटी, ये इसका मतलब क्या है, कितनी इलास्टिसिटी, मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी का मतलब तुम उस टाइम कि आप कितना चेंज करो तो वो जैसे एक इरेजर होता है तो तुम उसको कितना इलास्टिक कर सकते हो वैसा। तो देखो परसेंटेज इन द क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज इन द प्राइस। ठीक है, देखो परसेंटेज चेंज द क्वांटिटी सप्लाइड है ना, ये इसका मतलब हो गया। अब तुम्हें परसेंटेज चेंज द क्वांटिटी सप्लाइड निकालना है, तो देखो मैंने बताया था कि न्यू क्वांटिटी सप्लाइड अपन ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड हो गया, और प्राइस निकालना है तो न्यू प्राइस अपन ओरिजिनल प्राइस, वही अपन वापस से डेल एस अपन एस कर देंगे, डेल पे अपन पी कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई अपन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, और ये ओरिजिनल प्राइस और ये ओरिजिनल सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आ गया। उसके बाद अपन चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इन द डिफरेंस बिटवीन द न्यू क्वांटिटी सप्लाइड एंड ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, सिमिलर चेंज इन द प्राइस इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस। ये तो उसको ही अपन ने थ्योरेटिकल समझा दिया, जो अपन ने यहाँ पे समझा था उसको थ्योरेटिकली उन्होंने समझा दिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो देखो मैंने पहले ही बताया था। देखो फर्स्ट टाइप होता है परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट इलास्टिसिटी मैंने बोला था कि एक साइड तुम थोड़ा सा चेंज करो, दूसरी साइड बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए। तो देखो इसमें क्या होगा, रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड कंप्लीटली इंक्रीज और डिक्रीज विद रिप्रेजेंट टू द पॉपुलर क्या है प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। तो देखो इसमें देखो ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ये अपनी प्राइस हो गया। तो क्या क्या अपन ने प्राइस पहले 50 था, ये 100 हो गया। तो मतलब इसमें क्या हो गया, अपन ने प्राइस में थोड़ा सा चेंज किया तो अपनी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो ये इलास्टिसिटी हो गया, परफेक्ट इलास्टिसिटी हो गया। देखो रेफर द सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड कंप्लीटली इंक्रीज और डिक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन चेंज इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर आप मान लो प्राइस पर चेंज कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, इसके बाद होगा परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई, मतलब क्या होगा एक साइड चेंज होगा दूसरी साइड कोई भी डिफरेंस ना है। तो देखो इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। मतलब क्या अगर आपने प्राइस में चेंज करा प्रोडक्ट की लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो चेंज ही ना हो। देखो मैंने डिफरेंट प्राइस उसमें चेंज किया लेकिन मेरी जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें चेंज ही नहीं आया, तो क्या इनलास्टिसिटी हो गया, ये
इलास्टिसिटी मतलब चेंज हो रहा है, इलास्टिसिटी मतलब चेंज ही नहीं हो, तुम किसी चीज़ में चेंज करो लेकिन दूसरी चीज़ चेंज ही नहीं हो, तो इलास्टिसिटी हो गया। रिलेटिव इलास्टिसिटी में क्या होगा, देखो तुम एक साइड चेंज कर रहे हो दूसरी साइड भी चेंज हो जाए, तो इट रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। मतलब ये बोला कि अगर तुमने क्वांटिटी में थोड़ा बहुत चेंज किया तो प्राइस में थोड़ा ज़्यादा चेंज होना चाहिए। समझो जैसे तुमने यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में चेंज किया तो वहाँ पे प्राइस भी चेंज हो रहा है, समझ गया। या फिर तुमने प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज किया तो क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव इलास्टिसिटी। रिलेटिव इलास्टिसिटी में क्या हो गया कि तुमने प्राइस में तो बहुत ज़्यादा चेंज किया लेकिन तुम्हारी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आया, समझ गए। इट रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। मतलब क्या अगर तुम प्राइस में ज़्यादा चेंज कर रहे हो लेकिन क्वांटिटी जो अपनी सप्लाई है उसमें इतना चेंज आ ही नहीं रहा, तो रिलेटिव इलास्टिसिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद यूनिट इलास्टिसिटी में क्या होगा कि मान लो अगर तुमने प्राइस में जितना चेंज किया उतना ही तुम्हारा सप्लाई में भी चेंज आ रहा है। मतलब मान लो अगर प्राइस में तुमने 10% इंक्रीज की तो तुम्हारी सप्लाई वो भी 10% इंक्रीज होना चाहिए। देखो इसका मैं पढ़ूँ, रेफर्स टू द सिचुएशन वेन द प्रोपोर्शनल चेंज ऑन द क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस। ये हो गया, ठीक है। ये अपनी जो सप्लाई का ग्राफ है, मतलब देखो इसमें प्राइस में जितना चेंज कर रहा हूँ उतना ही अपनी जो वो सप्लाई में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी जो यूनिट सेकंड है मैफा की वो कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी वीडियो अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी वीडियो अगर इसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो, थोड़ी बहुत भी तुम्हारी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना इस वीडियो को। और देखो जितना शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, तो तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू। अगर तुम्हें इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या फिर किसी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ईमेल दी हुई है, इस पर तुम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, तो मेरे को इस पर मैसेज कर सकते हो जिससे मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूँगा फिर, ठीक है। थैंक यू।